स्क्रीन स्क्रीन भी विजिबल होगी। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेबीज। ओके, इट इज वेरी वेरी कॉमन। इट्स अ वायरल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन। इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया, क्योंकि हमारे देश में गली में बहुत सारे आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। और जब उनको वो जब बीमार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो फिर वो काटना शुरू करते हैं। लोगों को दौड़ा दौड़ा के काटते हैं, और जिसको काटते हैं उसको रेबीज हो जाता है। और रेबीज जानलेवा बीमारी है। इट इज अ फैटल डिजीज। हो गई, बचना नामुमकिन होता है। और उसके सिम्टम होते हैं हाइड्रोफोबिया, मींस फियर ऑफ वाटर। और होता है एयरोफोबिया, मींस फियर ऑफ एयर। इसमें व्यक्ति को हवा और पानी से डर लगने लगता है। और इंसान के जीने के लिए हवा और पानी बहुत जरूरी है, और उसको हवा और पानी से डर लगने लगता है, तो उसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इट इज अ फैटल डिजीज। और हमारी कंट्री में कम से कम 18-20 हजार लोग प्रति वर्ष रेबीज से मर जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ते को हल्के में ले लेते हैं। कुत्ता हल्के में लेने लायक है ही नहीं जानवर। ठीक है। कुत्ते के काटने से जो घाव बनता है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो दर्द होता है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुत्ते का जो लार बाइटनिंग के दौरान ब्लड में जाता है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कुत्ते की लार में रेबीज का वायरस होता है, और ये रेब्डो वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और इंसान को पागल कर देता है। और इंसान की कुत्ते के जैसी मौत होती है, तड़प तड़प के मरता है वो। ठीक है। आप में से किसी ने देखा है कभी रेबीज का पेशेंट? यस सर। क्या यस है आप सर, दिखता है। क्या है आपकी सामान्य जानकारी रेबीज के बारे में? बताइए। सर वो कुत्ते जैसा भौंकने लगता है। हम्म। सर जैसे कुत्ते की लार टपकती वैसे टपकने लगती, पानी को देख के डरते हैं वो। ठीक है। और बताइए। सब अपने विचार एक्सप्रेस करेंगे, थॉट्स एक्सप्रेस कीजिए। डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। सर वो पानी से भी डरता है सर, वो पेशेंट। हाँ, हाइड्रोफोबिया। ठीक है। पानी से डर लगता है। और सर दिमागी, हाँ दिमाग, हाँ दिमागी हालत भी उनकी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। आप मुझे बताएं, क्या रेबीज कुत्ते के काटने से होता है केवल? नहीं सर, बंदर, बिल्ली, इनके भी काटने से हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। बहुत से जानवरों के काटने से रेबीज होता है। इवन गधा भी काट ले तो रेबीज होता है, घोड़ा काट ले रेबीज होता है। वैसे बैल काटता नहीं है, ठीक है। बैल काटता नहीं है, लेकिन कभी गुस्से में बैल काट दे तो उससे भी हो सकता है, संभावना है। घोड़े से, गधे से, है ना। क्या शेर के काटने से रेबीज हो सकता है? तो आप भी मर काटेगा जाए तो तो फिर इंसान मर ही काटेगा। जाएगा। यही सवाल है कि स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया था एक बार। तो मैंने उससे ये कहा था कि शेर काटेगा क्यों, शेर तो खाएगा चीज। बचने देगा तभी तो बीमारी होगी। मुश्किल है कि शेर से कोई बच जाए यदि शेर भूखा हो तो, है ना। अच्छा, बचाव क्या है रेबीज का? कैसे बच सकते हैं? क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? सपोज हमारे पड़ोस में किसी बच्चे को डॉग बाइटिंग हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं, बताइए।
सर रेबीज के भी टीके होते हैं? सही कह रही हैं आप। एंटी रेबीज का वैक्सीन आता है, एक प्री एक्सपोजर वैक्सीन आता है जिसको हम पहले भी लगा सकते हैं। जैसे जो लोग एज अ पेट डॉग पालते हैं, तो पालतू कुत्तों को भी वैक्सीन लगाए जाते हैं, ठीक है। और मालिक चाहे तो खुद भी लगा सकता है, क्योंकि कभी क्या है, प्रेम ज्यादा ही उमड़ आता है तो प्रेम से भी दांत गड़ जाते हैं। पर दांत गड़ना तो दांत गड़ना होता है, प्रेम से हो नहीं गुस्से से हो, लार ट्रांसफर हो जाएगी। और क्या होता है, अब कुत्ता है तो आखिर जानवर ही। इंसान इंसान है, कुत्ता कुत्ता है। दोनों का कोई कंपैरिजन है नहीं दूर दूर तक। तो कभी ऐसा होता है कि भाई कुत्ते को आपने कुत्ता आपको प्रेम से आपके हाथ को चूस रहा है, उसकी लार आपके हाथ में लग गई, और वो लार से आपने शायद खाना खाते वक्त हाथ धोना भूल गए, है ना, और वो आपने उससे खाना खा लिया, तो ऐसे करके भी थोड़ा ट्रांसमिशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि काटे। इसलिए जो लोग भी डॉग्स को पालते हैं उनको डॉग का वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, ठीक है। मंथली वैक्सीनेशन होता है, एनुअल वैक्सीनेशन होता है, ये बहुत जरूरी है। यदि आपने कुत्ता पाल रखा है या आपके आसपास कोई हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा उसने ऐसा किया है या नहीं। नहीं तो उसकी फैमिली में भी किसी को रेबिस हो सकता है, ठीक है। और क्या, और क्या बचाव हो सकता है। मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर रहा था, जब तो किसी जो को घाव है डॉग बाइटनिंग होती। हाँ, बोलिए अंकित जी। जहाँ पे बाइट किया है उसे थोड़ा सा वॉश कर लेना चाहिए साबुन से, ताकि जो इन्फेक्शन है या जो सलाइवा जो हम्म। लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। बिल्कुल सही कहा अंकित जी ने। क्योंकि इसका प्राइमरी रेबिस का जो ट्रीटमेंट तो कुछ। इनिशिएटिव है वो यही है, ठीक है। अंकित जी ने करेक्ट आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का। सबसे पहले तो जहां पर डॉग बाइटनिंग हुई है वहां पर आपको प्रॉपर वॉशिंग करनी है, ठीक है। आप किसी अच्छे से आते हैं ना, एंटी एंटीसेप्टिक्स आते हैं, है ना, जैसे सेवलॉन हुआ या कोई क्रीम हुआ, है ना, वॉशिंग के बाद आप उसको लगा लेना चाहिए। और कभी भी जहां पर डॉग बाइटनिंग हुई उसको बांधना नहीं चाहिए। उस पे लोग पट्टी बंधवा लेते हैं, ये बहुत गलत होता है, ठीक है। डॉग बाइटनिंग का जो घाव होता है वो खुला रहना चाहिए, उसको कभी भी बांधा नहीं जाता, ठीक है। पहले तो उसको वॉशिंग कर लीजिए, वो भी साफ पानी से धोना है। और जो पानी है वो साफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज, साफ करने के बाद उसको सुखाना है। और ऐसे नहीं कि आप किसी गंदे कपड़े से उसको पोंछ के साफ करो, साफ कपड़े से या रुई से उसको आपको साफ करना है। और उसके ऊपर आपको एंटीसेप्टिक जरूर लगाना है, क्योंकि जब स्किन ओपन हो जाती है तो वहां पर जो इन्वायरमेंट में बाकी पैथोजेंस प्रेजेंट है वो भी अटैक कर सकते हैं, और उस अटैक की वजह से वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो डॉग ने तो काटा ही काटा है ना, उसके साथ और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पर क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और एंटीसेप्टिक लगाना क्यों जरूरी है, एंटीसेप्टिक रहेगा तो वहां पर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, तो लेयर के फॉर्मेशन की वजह से वो जो ओपन स्किन है वहां से कोई दूसरा पैथोजन अंदर इंटर नहीं करेगा। तो ये प्राइमरी इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। और सोसाइटी में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं, तो उससे हमें लोगों को जागरूक करना है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई, नमक लगा लो, मसाला लगा लो, हल्दी लगा लो जिसके घर का कुत्ता है, तो ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और आप जानते हो रेबीज बहुत ज्यादा डेंजरस है, यदि किसी को हो जाए तो बचने की संभावना नहीं और ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका। पूरी दुनिया में रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है वैक्सीन के अलावा, ठीक है। और वो वैक्सीन लगाने में यदि आपने देर कर दी तो पेशेंट गया काम से। आप उसको बस तड़पता देख सकते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है इसकी पूरी दुनिया में। तो इसलिए कुत्ता कभी काटे किसी को तो उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। हाँ, यदि कुत्ता कुत्ता यदि वैक्सीनेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि गली का आवारा कुत्ता है तो उसकी जानकारी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको कभी वैक्सीन लगा है या नहीं, है ना। वैसे तो मैंने देखा है कुछ कॉलोनी के लोग ऐसे होते हैं कि भाई कॉलोनी में कुत्ते घूम रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो वो उसको वैक्सीनेशन करवा देते हैं, है ना। तो वो घूमते तो गली में ही है लेकिन वैक्सीनेटेड रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमको जानकारी नहीं है ना। कुत्ते तो बहुत सारे घूमते रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो वो काटता है किसी को भी, दौड़ा के काटता है, मतलब दौड़ जाएगा वो, अननेसेसरली आपको काट देगा कुत्ता। यदि कुत्ता जब पागल हो जाता है, मरने वाला रहता है ना, तो वो पागल पागल हो जाता है और फिर वो काटता है, अननेसेसरली काटेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को क्यों काट दिया।
आप बढ़िया अरे अपने काम में लगे हुए हो, वो आएगा पास में और आपको काट देगा। ये भी कुछ नहीं। गद्दा है वो, गद्दा। हेलो। तो इवन जैसे डॉग आपको स्क्रैच भी करे, है ना, तो उस वक्त भी आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। वैसे इसके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। स्क्रैचिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको हल्का सा दांत गड़ा है और अंदर ज्यादा पेनेट्रेशन नहीं हुआ है, तो उससे भी कोई उतना फर्क तो नहीं पड़ता है। लेकिन रिस्क कौन लेना चाहता है? लाइफ को लेके तो कोई रिस्क नहीं ले सकता ना, कोई वीडियो गेम तो है नहीं कि लाइफ लाइफ है हमारे पास एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सब मामलों में रिस्क लेना नहीं चाहिए। वैसे तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि एनिमल्स को एनिमल्स की जगह ही रहने दिया जाए, उनको ज्यादा गले ना लगाया जाए। उनकी मदद कर सकते हो आप, उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अरे कोई स्ट्रीट डॉग है, यदि वो परेशान है, आप उसका ट्रीटमेंट करवा दो, क्या दिक्कत है? इससे अच्छा तो कोई पुण्य का काम नहीं है। इंसान पेड़ पौधे और प्रकृति और जानवरों की यदि सुरक्षा करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको एक थाली में खाना खिलाना बिल्कुल उतना सही नहीं लगता मुझे। फिर इंसान को क्या है, बहुत पेन भी होता है जब वो किसी पालतू जानवर को खो देता है ना। अब मेरी मौसी थे, उनके मिट्ठू मर गए थे, तो 2-3 दिन मातम मनाया उन्होंने। मैं उनको बोलता था मत पालो मत पालो, मिट्ठू पाल के रखा था उन्होंने, अब वो मिट्ठू मर गया तो उसमें भी वो, मैंने कहा भैया 20 साल तो उम्र होती है, 15-20 साल हो गए, वो बूढ़ा हो गया मर गया, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? एक न एक दिन तो सबको जाना है। तो नया मिट्ठू लेके आए हैं वो, है ना। मैं इन सब चीजों में का थोड़ा अपोज करता हूँ। मेरी फैमिली में भी मैं लोगों को समझाता हूँ, लेकिन क्या करेंगे, कुत्ता तो खैर है नहीं, मिट्ठू है। है ना। तो ये जो रेबीज है, ये डॉग बाइटनिंग की वजह से फैलता है, जानलेवा बीमारी है। और इसके वायरस का नाम आप लोग याद रखना। रेबीज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर। हाईली फैटल वायरल डिजीज दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय लीजा वायरस टाइप 1। है ना, इसके 2-3 वायरसेस होते हैं, एक का नाम है लाइसा वायरस। ठीक है, लीसा वायरस भी बोलते हैं। तो लाइसा वायरस टाइप 1 है। और आगे देखते हैं। ये जो डिजीज है, ये कैट, जैकल्स, स्कंक और डॉग के काटने से होती है। इवन ये जो डोंकी मैंने आपको बताया, हॉर्स, इनके भी काटने से हो सकती है। लुई पॉस्चर जो थे, एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अ, इस पे काम किया था, रेबिस पे। और उन्होंने बताया था कि जो सीएनएस उसको डैमेज करता है, रेब्डो वायरस। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डायग्नोज द रेबीज टारगेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि रेबीज का जो वायरस है वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, इसलिए व्यक्ति पागल हो जाता है। पोलियो का वायरस कहाँ अटैक करता है, कौन बताएगा? पोलियो वायरस। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। पोलियो का वायरस कहाँ अटैक करता है? ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है। लुई पॉस्चर was the French biologist or microbiologist or chemist. He was the first person to diagnose the rabies target the central nervous system. और ये जो है मुंगूस, ठीक है, डॉग, कैट, जैकल, फॉक्स, वुल्फ, इनसे तो आपका पाला वैसे कम पड़ता है, लेकिन पता होना चाहिए। वैम्पायर जो आते हैं ना, चमगादड़, ठीक है, और ये स्कंक, फॉक्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनके काटने से रेबीज होता है। रेबीज की यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत पुरानी इन्फेक्शन है भाई। मतलब
2300 BC पहले से रेबिस एग्जिस्टेंस में है। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री आप लोग देख लेना। ये है इसका रेप्डो वायरस। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ रेप्डो वायरस। ठीक है, इन्वेलप है, मैट्रिक्स है, और ये प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन का इसका ये सेल बना हुआ है। ठीक है। और ये इन्वेलप के अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। ठीक है। और लीसा वायरस टाइप 1 और बुलेट शेप्ड वायरस होता है ये। ठीक है, इसका साइज होता है 180 to 75 नैनोमीटर। लिपोप्रोटीन का इन्वेलप होता है ग्लाइकोप्रोटीन जी, और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इट इज आरएनए टाइप ऑफ वायरस। वायरस हैज टू टाइप्स, डीएनए टाइप ऑफ वायरस एंड आरएनए टाइप ऑफ वायरस। ठीक है। तो डीएनए टाइप के वायरस का एग्जाम्पल है HIV/AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस इज ऑल्सो इन अवर सिलेबस। तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस HIV/AIDS। इसकी तो सामान्य जानकारी आप सभी को है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। होस्ट फैक्टर्स, ये तो मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है। नॉर्मली 3 to 8 वीक्स होता है, मे बी शॉर्टर देन 4 days, मे बी प्रोलॉन्ग फॉर अ ईयर। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब हो सकता है कि किसी को डॉग बाइटनिंग हो और उसको सिम्टम्स ना आए और कुछ हो भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। कुछ लोगों ने बताया कि हमें कुत्ते ने जोरदार काटा था फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे काटा था, तो बोले हम एक जज के बंगले में घुसे थे आम तोड़ने के लिए, और वहीं एक कुत्ता था, और कुत्ते ने हमको देखा, हमने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने हम पे हमला कर दिया, हमने भी भागना शुरू किया, कुत्ता हमारे पीछे दौड़ा। हम दौड़े दौड़े, और जब हम जस्ट दीवार चढ़ ही रहे थे कि कुत्ते ने हमको पीछे काट लिया। आज भी 2 दांत के निशान हैं, लेकिन हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो मैंने कहा देखो वो कुत्ता जज का था, जज पढ़ा लिखा होता है, उसने कुत्ते का वैक्सीनेशन कराया था, इसलिए तुमको कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो तुम आज यहाँ नहीं होते। तो इसलिए कलेक्टर जज का कुत्ता काटता है तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड रहता है ना। अच्छी जो लोग कुत्ता पालते हैं वो उसका ध्यान रखता है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि आपको कोई गली का आवारा पागल कुत्ता दबोच ले, क्योंकि वो काटेगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। और फिर वो काटता भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो पागल जो कुत्ता हो जाता है, वो तो बस एक व्यक्ति को तो मतलब 4 जगह काट दिया था कुत्ते ने। हॉस्पिटल आया था, 4 बार काटा उसको, एक बार पैर पे काटा, फिर छोड़ा, फिर कंधे पे काटा, बहुत ही काटा काटा था उसको। पागल हो गया था वो कुत्ता। हालांकि वो कुत्ता भी मर गया 10 दिन के अंदर अंदर, और जिसको काटा था वो भी मर गया। ये जो जड़ी बूटी का इलाज होता है ना कुत्ता काटने का, इसके चक्कर में रहना नहीं चाहिए। ठीक हो भी सकते हो, मर भी सकते हो। जड़ी बूटी खाना है खा लो, लेकिन ट्रीटमेंट तो करा ही लेना चाहिए कुत्ता काटे यदि तो। ठीक है। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि सिम्टम्स किस दिन से आने शुरू होंगे। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है? सुन नोट्स रहे तो हैं सुन सर। रहे हैं। सुन रहे हो ना? हाँ। ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आप लोग बताओ। चलो, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? जब एक्सपोजर होगा पैथोजन से, तो जिस दिन से सिम्टम आएंगे वो होगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे 7वें दिन आ रहे हैं सिम्टम, तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 3 से 8 सप्ताह तक, है ना। और कभी कभी ये वेरी भी होता है, 4 दिन भी हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि बाइटनिंग की सीवियरिटी कैसी है। ठीक है, नंबर ऑफ वुंड्स कितने हो रहे हैं, मतलब कितनी जगह आपको काटा है ना, और वायरल लोड क्या है आपकी बॉडी में, है ना। क्योंकि डॉग में भी तो हो सकता है कि कोई नॉर्मल डॉग काटे जो कि बीमार ना हो, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ना हो, है ना। ऐसा भी होता है कि डॉग यदि फुल्ली फिट है, स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि हर डॉग काटे तो आपको रेबीज हो जाएगा।
कोई डॉग यदि फुल्ली फिट है, स्वस्थ है, वो आपको काटे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अब क्या पता कौन क्या कर रहा है ना। तो उस केस में थोड़ा सा फियर रहता है। ये मैंने आपको बताया एरोफोबिया इसका सिम्टम है। हाइड्रोफोबिया ये भी इसका सिम्टम है। ठीक है। और पेशेंट को क्या होता है, इसको चेस्ट में टाइटनिंग फील होती है। ठीक है। और टाइटनिंग के साथ साथ इसको घबराहट होती है। ठीक है। और वोमिटिंग जैसा लगता है, इसको साउंड से फियर होता है। ये थोड़ा सा एंग्री एंग्री रहने लगता है। ठीक है। क्योंकि अब सेंट्रल नर्वस डैमेज हो रहा है, तो आप सोच लो क्या क्या होगा। बहुत जल्दी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा इसका। ठीक है। साउंड से डरने लगेगा ये। कोई भी साउंड इसको आएगा तो ये डरने लगेगा, पानी पीना बंद कर देगा। ठीक है। पानी से डर लगेगा, हवा से डर लगेगा, है ना। हवा आएगी, पंखा चालू करोगे तो पेशेंट कहेगा कि मेरे को घबराहट हो रही है, और वो रूम से बाहर भी जा सकता है। और लास्ट में तो खैर पेशेंट पागल ही हो जाता है। बहुत खराब हालत हो जाती है पेशेंट की। ठीक है। पागल हो जाता है वो आपने कहावत सुनी है ना, कुत्ते की मौत मरेगा तू। तो कुत्ता बहुत डेंजरस मौत मरता है, और कुत्ते के काटने पे इंसान की भी वैसी डेंजरस मौत होती है। कहावतें ऐसी ही नहीं बन जाती है, कुछ ना कुछ कारण रहता है उसके पीछे। चलो, ये तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। इसका जो वैक्सीन है, ठीक है, वो वैक्सीन कब लगाया जाता है, ये इसमें लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, सुन लो। बुक में दिया होगा शायद कहीं, है ना। तो इसका जो वैक्सीन है वो 0 डे पे लगाया जाता है। 0 डे जिस दिन आपको डॉग बाइटनिंग होगी, ठीक है, वो 0 डे माना जाएगा, और उसी दिन आपको इमीडिएटली वैक्सीनेशन करवाना है। इनिशिएटिव आपको क्या लेना है, प्रॉपर वॉशिंग करनी है, और उस पे आपको एंटीबायोटिक लगा लेना है। ठीक है। एंटीसेप्टिक आपको अप्लाई करना है, और तत्काल आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास, या पास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहां पर आपको विजिट करना है, और डॉक्टर को सारी घटना का वृत्तांत सुनाना है। वो आपको वैक्सीन प्रिस्क्राइब करेगा, आपको वो 0 डे पे लगा लेना है। फिर आपको डॉक्टर बोलेगा भैया आप तीसरे दिन आओ, पांचवें दिन आओ, सातवें दिन आओ, 14वें दिन आओ, और 28वें दिन आओ। फिर आपको वो लगाएगा वो इंजेक्शन। ठीक है। पहले लगते थे 14, अब कम लगते हैं। अब हाथ पे लगते हैं, पहले लगते थे कहाँ, पेट पे लगते थे। लेकिन पेट पे जो वैक्सीनेशन लग रहा था उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट सामने आए, तो उसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया। क्योंकि उसकी वजह से क्या है, मतलब पैरालिसिस के केसेस सामने आ रहे थे, लकवा मार जा रहा था लोगों को। पेट पे लगते थे वो इंजेक्शन 14, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे, तो उसको विड्रॉ कर लिया मार्केट से। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है रेबीज के वैक्सीन की, उसमें 3 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है। तो उसमें काम हो जाता है। वो डॉक्टर के विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको डॉग ने कितना डीप पेनेट्रेट करके काटा है, कितनी गहराई से दांत गड़ाए हैं, और कहाँ कहाँ काटा है ना। जैसे बॉडी पे आपको लेफ्ट साइड भी काटा, राइट साइड भी काटा है, तो एक आपको लेफ्ट में इंजेक्शन लगाएंगे, एक राइट में लगाएंगे, है ना। ऐसे करके मतलब डॉक्टर अपने विवेक से ट्रीटमेंट करता है। तो ये आपका डॉग का रेबीज का डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। मैंने आपको बचाव भी बता दिया, किस वायरस की वजह से होता है ये भी बता दिया आपको। ठीक है। इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, और बहुत इजी है ये। चलिए ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, रेबीज। यस सर। यस कोई सर। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है आपका, कॉमन क्वेश्चन जो आपके अंदर एराइज हो रहा हो इस टॉपिक से रिलेटेड। आज आप लोग इतने शांत क्यों, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम्म। सर समझ रहे थे। अच्छा, समझ रहे थे, तो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अब क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। यस सर। चलो ठीक है तो सर। और आपके सोशल फार्मेसी में क्या है देखते हैं हम।
सोशल फार्मेसी आपको बहुत इजी लगता होगा, है ना? क्यों? सोशल फार्मेसी इजी लगता है? हेलो? सर जिसे सब पता है उसे सब इजी लगता है, जिसे नहीं आप पता है उसके लिए सब कठिन है। सही है। सरफेस इन्फेक्शन हमें पढ़ने हैं। सरफेस इन्फेक्शन मतलब जो बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट्स में होता है। जैसे ट्रैकोमा पढ़ना है, टिटनस पढ़ना है, और लेप्रोसी। ठीक है, कोड़। कोड़ से मुझे लेप्रोसी से एक बहुत अच्छी सी स्टोरी याद आई जब मैं नाइन्थ क्लास में था। अब तो शायद नहीं होगी। उपगुप्त। उपगुप्त एक संत थे, और इंग्लिश की जो पोएम्स थी उसमें थी एक छोटी सी स्टोरी पोएम के फॉर्म में। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। एक डांसर होती है, वो डांस करती है, वो बहुत खूबसूरत होती है, सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। और जब भी वो डांस करती है, स्टेज से नीचे आती है, तो सब लोग उसके पास जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। वो बाहर आती थी तो वहां पर उपगुप्त बैठे रहते थे। उपगुप्त बहुत हैंडसम थे। ठीक है, संत थे, चेहरे पे तेज था, तो वो उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते थे। तो वो इस चीज से वो एक दिन बहुत नाराज हो गई, और उसने उपगुप्त को जाके बहुत कुछ कह दिया। सब कुछ उनने सुन लिया और स्माइल स्माइल कर दी, और बोले तुम मेरे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते, तुम में इतना ईगो है, क्या है तुम में ऐसा, ये वो बहुत कुछ बोला उसको। तो ईगो ने कहा, उस फिर ईगो उसका कह रहा था सब कुछ, है ना? फिर बाद में उपगुप्त ने इतना कहा कि जब सही समय आएगा तब मैं तुम पे ध्यान दूंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद उसको लेप्रोसी हो गया। ठीक है, उस डांसर को। और जब उसको लेप्रोसी हो गया तो उसकी जो स्किन के सुपरफिशियल पार्ट था उस पे बहुत सारे स्पॉट्स आ गए। ठीक है, और उसकी खूबसूरती चली गई। फिर उसकी तरफ लोगों ने देखना, उसको छू मतलब उसको ध्यान देना बंद कर दिया। और उस वक्त जब वो बैठी हुई थी एक किनारे में, उस वक्त वो गुप्त गए और उन्होंने उसको मरहम लगाया उसकी स्किन पे, और कहा कि अब सही समय आ गया है कि मैं तुम्हें स्पर्श करूं। कितनी अच्छी स्टोरी है ये, है ना? ये लेप्रोसी से मुझे ध्यान आ गई, कोड़, है ना? किसी ने पढ़ी है उपगुप्त? उपगुप्त के बारे में सुना है किसी ने? एक संत है ये। हमें ये पढ़ना है सुपरफिशियल इन्फेक्शन, ट्राइकोमा, टिटेनस और लेप्रोसी। ठीक है, और हमें पढ़ना है एसटीडीज पढ़ना है, हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे भारत सरकार चलाती है। ठीक है, ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि फार्मासिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, और उसके इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में जब होते हैं, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, नसबंदी के कैंप हो रहे हैं, या कोई जागरूकता फैलाने के लिए कोई कैंप किया जा रहा है, या निशुल्क कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ऐसा कैंप लगा के, है ना? इस टाइप में मतलब सब फार्मासिस्ट, नर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, किसी को कोई प्रोग्राम का कुछ पता है, आइडिया? जैसे गवर्नमेंट ने इंद्रधनुष एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि कोई भी बच्चा बिना वैक्सीनेशन के ना रहे, सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपर। इसके लिए मतलब गवर्नमेंट काफी प्रयासरत रहती है। यही कारण है कि हमारे देश से आज पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा चुका है। नहीं तो 1988, 1995 के आसपास बहुत सारे पोलियो के केसेस सामने आ रहे थे, अपंग बच्चे, हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस चीज पे काम किया, और काफी सालों बाद आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। एक गवर्नमेंट ने जननी एक्सप्रेस योजना चलाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
कोई फीमेल है उसको हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाती है जननी एक्सप्रेस, है ना। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं, टीकाकरण की योजनाएं हैं। और और भी हम देखेंगे बुक जब खोलेंगे तब। तो ये हमें पढ़ना है। और कोविड के बारे में हमें पढ़ना है, वूफिंग कफ के बारे में पढ़ना है, डिप्थीरिया के बारे में पढ़ना है, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, और फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ना है, हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, पोलियोमाइलाइटिस, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, एमीबिएसिस। ठीक है, ये सब आपने सुना होगा। हैजा, गंदा पानी पीने से होता है। तो ये सारी, H1N1, ठीक है, चिकनगुनिया, और सार्स, कोविड 2, इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रुबेला। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शंस के बारे में आपके सिलेबस में है। फिर एक यूनिट, इसका थर्ड यूनिट इज वेरी इजी। इसमें है न्यूट्रिशंस। ठीक है, न्यूट्रिशंस आपने सिक्स्थ, सेवेंथ, एट सब में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, और आपको टीचरों ने रटवाई दिया होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी डेफिशिएंसी, डी, है ना, A B C D E F G। जी भी होता है विटामिन, नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है MCQ में, तो उसमें ऑप्शन रहते हैं जी, है ना, विटामिन जी नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन A B C D E, ठीक है, एफ नहीं होता फिर, है ना। और फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। तो विटामिन के होता है लेकिन, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है ना। कोई बताएगा? मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाया था जब बताया था विटामिन के क्या करता है, विटामिन के। हम्म। सर ब्लड का थक्का जमाने का काम करता है। थक्का, गुड। थक्का ठीक है, जमाने का काम। वेरी गुड। कैल्शियम एक मिनरल है, और विटामिन के, दोनों मिलके ब्लड क्लॉटिंग में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो माइक्रो, और जो थोड़े ज्यादा चाहिए वो मैक्रो, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आपका सोशल फार्मेसी का पेपर तो इतना इजी आता है कि मैं क्या बताऊं। पूछते हैं रोल ऑफ वाटर क्या है, वाटर के ऊपर लिखने के लिए आता है, पानी के बारे में लिखने के लिए आता है। इजी है ना। ये वाला यूनिट आपका बहुत इजी है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो इसको आप कर लेना। वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, ORS के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और एडल्ट्रेशन क्या होता है, फूड इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, फूड फूड इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन, और डिजीज ड्रग इंटरेक्शन, है ना। फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है कि हम यदि कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कौन से फूड को अवॉइड करना है ना। या हम कोई ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कौन सी दूसरी ड्रग्स नहीं लेनी है, या हमें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी ड्रग्स नहीं कंज्यूम करनी है। जैसे 4 केसेस होते हैं, एक तो चिल्ड्रन के केस, है ना। जैसे कोई भी बच्चा जिसकी एज 12-14 साल से कम है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसका जो डोज होगा, कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो कि छोटे बच्चों में नहीं दिए जाते हैं, है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, है ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, तो वो छोटे बच्चों को नहीं दिए जाएंगे। कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिए जाते। कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जो कि जेरिएट्रिक्स पेशेंट जो होते हैं, जिनकी एज मोर देन 60 है, उनको नहीं दिए जाते, है ना। तो एक तो बुजुर्ग बूढ़े हो गए, एक बच्चे वाला केस हो गया, एक प्रेग्नेंट वुमेन हो गया, एक होता है लैक्टेटिंग वुमेन। तो लैक्टेटिंग वुमेन में भी कुछ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, है ना। और कुछ डिजीज कंडीशन में भी कुछ ड्रग्स नहीं दिए जाते। जैसे किसी का यदि लिवर डैमेज है ऑलरेडी पहले से, और उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस हिसाब से ड्रग दिए जाएंगे कि उसका लिवर और ज्यादा डैमेज ना हो, है ना। क्योंकि लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा, और लिवर कमजोर हो चुका है, तो उस हिसाब से उसको वो ड्रग नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फूड ड्रग और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन। ये सब पता होना चाहिए। जैसे आपको एक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बताता हूँ, ड्रग फूड इंटरेक्शन। जैसे कोई व्यक्ति यदि टेट्रासाइक्लिन्स
कंज्यूम कर रहा है, एंटीबायोटिक होता है, तो उसको दूध नहीं पीना चाहिए। यदि वो दूध पिएगा तो उसके दांत पीले पड़ जाएंगे, और फिर वो पीलापन जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल होती है उसमें, परमानेंट पीले हो जाते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, येलोइश टीथ हो जाएंगे। तो टेट्रासाइक्लिन का ये फूड के साथ इंटरेक्शन हुआ कि नहीं, तो ये फार्मासिस्ट को काउंसलिंग के दौरान पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए ये फार्मासिस्ट को पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि जब पेशेंट को कोई बीमारी हुई है तो उस बीमारी का भी परहेज होगा, कि भाई आपको डायबिटीज है तो आप मत खाओ मीठा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई मत खाओ। आपको जैसे देखा कि भाई आपका लिवर कमजोर हो गया है, टाइफाइड हो गया है, या आपको सपोज हेपेटाइटिस हो गया है ना, तो उस केस में जैसे आपका लिवर कमजोर हो गया है तो भाई डॉक्टर कहता है कि यार कुछ दिन तो दारू बंद कर दो, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, लीवर तुम्हारा वैसे ही खराब हो गया है, तुम और दारू पी के उसको खराब कर रहे हो, तो 15 दिन रुक जाओ, एक महीने, तुम्हारा हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, तुम्हारा लीवर फिट हो जाएगा, इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर लेते हैं, फिर शुरू हो जाना। तो परहेज, ठीक है। अब किसी को पाइल्स हो गया है तो डॉक्टर कहता है भैया थोड़ा सा रुक जा, अभी चिकन मटन मछली बंद कर दे, ज्यादा मसालेदार गरम मसाले का मत खाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, फिर शुरू हो जाना। परहेज चलता है बीमारी में, ठीक है। और दूसरी चीज, कोई पेशेंट यदि डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर उससे पूछता है भाई और कोई बीमारी तो नहीं है ना। जैसे अब पेशेंट कह रहा है कि साहब मेरे को कमजोरी लग रही, थकावट लग रही, ये है वो है, अब डॉक्टर सोचेगा कि ठीक है यार, मैं इसको एक बढ़िया मल्टीविटामिन लगा देता हूँ बॉटल के साथ, और इसको ग्लूकोज का बॉटल लगा देता हूँ, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि मेरे को डायबिटीज भी है। तो डायबिटीज के पेशेंट को आप ग्लूकोज का बॉटल तो लगाते नहीं हो, बहुत रेयर केसेस में ही लगाते हो, है ना। दवाई देनी है तो एनएस के साथ देनी पड़ती है, ग्लूकोज की बोतल के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि सामान्यतः टेंडेंसी होती है ग्लूकोज की बोतल में मल्टीविटामिन डाल के थोड़े बहुत इंजेक्शन डाल दो और दे दो पेशेंट को। लेकिन पेशेंट से पूछ लेना चाहिए कि उसको डायबिटीज तो नहीं है और हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्योंकि यदि पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो उसको कुछ मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेंगी, तो वो उसको नहीं देनी है ना। या उसकी मेडिकल हिस्ट्री थोड़ी सी पूछ लेनी चाहिए, वैसे तो पेशेंट थोड़े अवेयर है तो वो खुद ही बता देते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता है तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता, तो उस लेडी को खुद ही बता देना चाहिए कि भाई मेरा सेकंड थर्ड मंथ चल रहा है, कभी कभी नहीं आता समझ, है ना। तो खुद अपने से आगे बढ़ के डॉक्टर को अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो बता देनी चाहिए। कोई भी हमको कंडीशन है, हमको डायबिटीज है, हमको हाइपरटेंशन है ना, जो भी हमें प्रॉब्लम है तो हमें बता देना चाहिए। तो डॉक्टर और लॉयर से कभी आप झूठ बोलोगे तो वो आपको कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर उससे पूछ रहा है भाई आप गुटखा खाते हो, तो उसको खाता है तो हाँ बोल देना चाहिए। यदि डॉक्टर पूछे कि भाई सप्ताह में कितनी बार खाते हो, तो बोलेगा दिन में 2 बार खाता हूँ। तो 2 बार खाते हो तो सही सही बताना, ऐसा नहीं कि अरे साहब मैं तो महीने में एक आध बार खा लेता हूँ, और रोज खा रहे हो सुबह शाम, है ना। ड्रिंक करते हो बता देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के दौरान पेशेंट से कुछ पर्सनल सवाल पूछने पड़ते हैं, वो उसकी मजबूरी होती है ना। लेकिन आप उसका यदि सही जवाब नहीं दोगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आती है आपके मेडिकल में, पेशेंट कंप्लायंस, है ना, कि पेशेंट डॉक्टर के साथ कॉपरेट करे, ठीक है। कॉपरेट करेगा तो डॉक्टर बेहतर ट्रीटमेंट कर पाएगा, ज्यादा अच्छा इलाज कर पाएगा पेशेंट का। और दूसरी चीज, किसी भी बीमारी का परहेज पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। हर बीमारी का परहेज होता है, हर बीमारी का, लगभग ज्यादातर का, तो वो पेशेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो परहेज से क्या है, जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे अब किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है, फिशर का प्रॉब्लम है, तो उसको कहा सजेस्ट किया जाता है आप लिक्विड डाइट लो, क्योंकि लिक्विड डाइट लेगा तो हार्ड स्टूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। हार्ड स्टूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जब एनस से स्टूल पास होगा तो वहां पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा वो, और प्रेशर नहीं डालेगा तो फीसेस जब पास होंगे स्टूल तो पेशेंट को पेन नहीं होगा ज्यादा, और वहां पर हीलिंग फास्ट हो जाएगी। तो ऐसा हर डिजीज में हर जगह कुछ ना कुछ रहता है ना। अब जो जैसे हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि भाई आप बहुत ज्यादा कोई ऐसा काम ना करे एक्सर्शन वाला, जिसमें आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क ना करें आप, है ना।
जैसे किसी के वॉल्व कमजोर है, या तो बचपन से मतलब बाय बर्थ किसी के कमजोर होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि यदि गर्भावस्था के दौरान माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना मिले तो बच्चा कमजोर पैदा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है। तो ऐसा बाय बर्थ यदि किसी बच्चे में कोई डिफेक्ट है, किसी के वॉल्व कमजोर है, किसी के हार्ट में होल है, इस टाइप की कंडीशंस है, तो उस बच्चे को फिर मतलब ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाएगा वो। तो कुछ आपने देखा होगा, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन उनको वो ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते, है ना, क्योंकि उनको उसका परहेज रहता है, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे अस्थमा के जो पेशेंट्स रहते हैं, ये भी कभी कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, एक्सर्शन वाला वर्क कर ले, तो इनको भी ट्रेमर्स आ सकते हैं, है ना। मतलब अस्थमा का दौरा आ सकता है, ठीक है। तो इनको भी जो एहतियात है वो बरतना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, इजी है ये भी। और इसमें है एक आपका जो अभी हमने कोविड कोविड फेस किया 1920 में, ठीक है, 2019 और 20 में जो 2 साल हमने फेस किया वो सब इसमें हमको पढ़ना है, क्योंकि ये इसमें पूछा है एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। और एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीज, है ना। क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कांटेक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या होता है। बताइए मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये। व्हाट इज मॉर्बिडिटी? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी क्या होते हैं दोनों, ये वर्ड? सर मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब कि किसी चीज से सफर करना। ठीक है, बीमार पड़ने की दर, मॉर्बिडिटी, ठीक है, मृत्यु दर, रेट ऑफ मोर्टेलिटी। डिजीज। और मोर्टेलिटी मृत्यु दर, ठीक है। और ये हो गया आपका सोशल फार्मेसी। और क्या है इसमें पढ़ना है? साइकोलॉजिकल फार्मेसी। इसमें आएगा ड्रग अब्यूज पढ़ना है, ड्रग डिपेंडेंस पढ़ना है, नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। और ये जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, टोबैको, ठीक है, टोबैको के बारे में पढ़ना है। और सोसाइटी पे इसका क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सुसाइडल बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होती है। तो ये हमको साइकोलॉजिकल फार्मेसी भी पढ़नी है। तो ये है साइकोलॉजिकल फार्मेसी। ड्रग मिसयूज, ड्रग अब्यूज, और साइकोट्रोपिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो मेंटल पेशेंट, जो लूनेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, जिन जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उसमें ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। जैसे हेरोपेराडोल के इंजेक्शन, रेस्पेराडोल के इंजेक्शन आते हैं, ये पागल पेशेंट को लगाए जाते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रहा है तो उसको फट से आते हैं और इंजेक्शन टोस देते हैं, कहीं भी टोस देते हैं, कंधे पे, पुट्ठे पे, और तुरंत वो फिर बेहोश हो जाता है। तो ये वो इंजेक्शंस हैं, है ना। नार्कोटिक ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स का मिसयूज करते हैं लोग, नशा करते हैं इससे। मैंने आपको बताया था कोरेक्स का पूरा एक बॉटल गटक जाते हैं, क्योंकि उसमें कोडीन फॉस्फेट होता है। जो ओपियम होता है उससे हमें मॉर्फिन मिलता है, कोडीन मिलता है ना। और फिर इसी का जो सिंथेटिक फॉर्म है वो है हेरोइन। ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब की तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, लोग इससे नशा करते हैं, ठीक है। तो इसका मिसयूज होता है। अब इससे दवाई भी बनती है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भैया दवाई बनाओ लेकिन मिसयूज मत करो। लेकिन दवाई बनाने के आड़ में मिसयूज होता है, तो गवर्नमेंट कहती है रिकॉर्ड मेंटेनेंस करो। और नशा तो वैसे ही दिमाग पे बुरा असर डालता है, कोई भी नशा हो दिमाग पे बहुत बुरा असर डालता है। तो ये सब हमें पढ़ना है ताकि फार्मासिस्ट काउंसलिंग दे पाए, सोसाइटी को, समाज को एक सही दिशा, एक सही राह दिखा पाए, है ना। क्योंकि फार्मासिस्ट का काम काउंसलिंग देने का होता है पेशेंट को, है ना। और काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो इतना टाइम होता नहीं है, फार्मासिस्ट से सब बता सकता है ना।
और हमें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इजी है आपका सब्जेक्ट। इसमें हमको पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, है ना, और वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में पढ़ना है, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ना है, सीवेज और बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल में निकलता है उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। इजी है ना, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, भी हमारे पास टाइम है। पर मैंने आज से आप थोड़ा आपसे डिस्कस किया ताकि आपको समझ में आए कि सोशल फार्मेसी में पढ़ना क्या है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आए दिन आप न्यूज़पेपर में और अभी कोविड के टाइम पे आपने प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे WHO का बहुत सुना होगा, फाउची फाउची चिल्लाते रहते थे। तो WHO के बारे में पढ़ना है, और आपको हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि हमारे भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ये सब आप जानते हैं, वैसे जनरल नॉलेज है आपको कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। आपके आस पड़ोस में हॉस्पिटल होंगे, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होंगे। ठीक है, और उसके जो जितने भी इम्प्लॉयज है, कार्यकर्ता, है ना, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट होती है, ये सब आपको पता है। और फिर आपको पढ़ना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, वही सरकार जो चाहती है कि भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सरकार के जो मोटिव है ना, वो क्या सोचती है सरकार, तो उस हिसाब से कैसे मतलब ग्रोथ हो सकती है। जैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ना, लिटरेसी के लेवल को बढ़ाना है, ये सारी चीजें, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है जिससे देश की इकोनॉमी में सुधार आ सके, इस टाइप से। और जैसे जो सोसाइटी में जो कुप्रथाएं हैं, ठीक है, जैसे एक बाल विवाह की प्रथा थी, कम एज में शादियां हो जाना, ठीक है, और एक जैसी थी पर्दा प्रथा, अब तो खैर कम हो गई है, फिर भी अभी कहीं कहीं है, ऐसा नहीं है। वो हम जहाँ रहते हैं वहां हम देखते नहीं तो हमें लगता है कि कहाँ गुजरे जमाने की बात कर रहे हैं। पर अभी भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर ये प्रथाएं आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और आप देख सकते हो वहां जाके, आज भी है ये, है ना। अब जो लोग जैसे दिल्ली में बैठे हैं उनको क्या पता कि बैतूल के एक छोटे से गांव के विलेज में वहाँ क्या चल रहा है। वो तो दिल्ली का कल्चर जानते हैं, है ना, तो वहाँ के हिसाब से उनका दिमाग काम करता है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको हाईलाइट करके उनको समाज से मतलब इरेडिकेट करती है। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मतलब हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, और WHO की डेफिनेशन, स्वास्थ्य क्या होता है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रख सकते हैं। और हेल्थ इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया था, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स बताइए। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स। सर जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेते हो। ठीक है, क्या हो सकते हैं, अभी अभी बताया था ना, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ये दोनों हेल्थ इंडिकेटर्स है। एक होता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, और एक होता है शिशु मृत्यु दर। यदि किसी देश में माएं मरेंगी, शिशु मरेंगे, मतलब वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। ठीक है, किसी देश में यदि साल भर में लोग मर रहे हैं ज्यादा और पैदा हो रहे हैं कम, इसका मतलब उस देश की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी देश में यदि बर्थ रेट ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, मतलब वहाँ का स्वास्थ्य जो हेल्थ केयर सिस्टम है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो अच्छी है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि किसी भी देश की या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी स्टेट की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, तो वो अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काफी प्रयास करती है, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, प्रोग्राम्स पॉलिसीज बना के हमें फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं।
तो गवर्नमेंट हमको पालती है ना। हमें जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराती है रिजनेबल प्राइस पे। आपने देखा होगा, बस से ट्रेवलिंग करोगे, प्राइवेट बस से 300 रुपये किराया, ट्रेन से जाओगे कम समय लगेगा और 100 रुपये में पहुंच जाओगे। और कई जगह ऐसी है जहां पर ट्रेन जल्दी पहुंचा देती है, बस के रूट काफी लॉन्ग है। और इसका वाइसा वर्सा भी है। हॉस्पिटल में हम जाते हैं, 15-10 रुपए की पर्ची कटती है, हमको ट्रीटमेंट मिल जाता है। वैसे प्राइवेट में आप यदि रेबीज का ट्रीटमेंट कराओगे तो कम से कम 20-30 हजार रुपए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और वहीं आप गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट कराओगे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, तो आपका निशुल्क इलाज हो जाएगा। तो है ना, गवर्नमेंट फायदा तो पहुंचाती है हमें। अब चलो, जिनके पास पैसा है वो तो जा सकते हैं हॉस्पिटल पर, जो जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं ना। और कहीं ना कहीं हमारे देश में यदि हर व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स पे करे तो हमारा देश बहुत तेजी से विकसित हो सकता है। ये सब हमें पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है कि हम हमारे देश को कैसे विकासशील देश की श्रेणी से विकसित देश की श्रेणी में ला सकते हैं, कम शब्दों में कहूँ तो इसके लिए हम सभी को टाइम पे टैक्स देना चाहिए, ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए, जो कि होता नहीं है। सबसे बड़ा कॉज यही है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो टैक्स से बेचारा बच नहीं पाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में सैलरी आती है। दूसरा, प्राइवेट जो एम्प्लॉय होता है वो भी काफी हद तक नहीं बच पाता है, क्योंकि जो लोग एमएनसी में काम करते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, तो वो भी टैक्स देते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जो उद्योग वाला जो वर्ग है ना, बिजनेसमैन। ये यदि भारत का ईमानदारी से टैक्स दे दे तो हमारा भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दूसरा, हमारे देश में शिक्षा शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हर शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। हर शिक्षित व्यक्ति किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो दो पैसा कमा सकता है, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है, खुद को अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। चाइना में क्या है ऐसा, चाइना में जैसे फैमिली में 5 लोग हैं जिसमें से 4 वर्किंग होते हैं, और वो एक वर्किंग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी वो माइनर की कैटेगरी में, छोटा बच्चा है वो, लेकिन वो भी काम करना शुरू कर देगा जैसे ही वो मेजर की कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित देश, जहां पर लोग जैसे ही बालिग होते हैं तो वो कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। साथ में पढ़ाई भी चल रही है, जिस प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं उसी प्रोफेशन से वो जुड़ के दो पैसा भी कमाना शुरू कर देते हैं, तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो यदि पर व्यक्ति इनकम बढ़ जाएगी, है ना, किसी देश का यदि हर नागरिक काम करेगा, छोटे बच्चे को छोड़ के, अब नवजात शिशु इनबॉर्न बेबी क्या काम करेगा, उसको हटा दिया जाए, वो 10-12 साल का बच्चा भी क्या काम करेगा। लेकिन हाँ, यदि कोई 25 साल का व्यक्ति, 22 साल का व्यक्ति भी यदि अर्न नहीं कर रहा है, तो फिर उस देश में डिपेंडेंसी बढ़ेगी। कमाने वाले कम हो जाएंगे, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो यदि कमाने वाले किसी देश में ज्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, और वो देश तेजी से विकास करेगा वो। ठीक है। और दूसरी चीज ऐसा है कि शिक्षा से व्यक्ति को ये समझ में भी आएगा, बहुत सारी शिक्षा से व्यक्ति के अंदर विवेक आएगा, धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा। ठीक है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए, है ना। और स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का नागरिक यदि स्वस्थ रहेगा तभी वो समाज में अपनी सेवाओं से कंट्रीब्यूशन दे सकता है। यदि कोई डॉक्टर है, उसको कोविड हो गया, तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसकी सेवाएं अवरुद्ध हो जाएंगी। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वही सोसाइटी को अपनी सेवाएं दे सकता है, और वही अपने परिवार के भी लिए कुछ कर सकता है। तो स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। स्वास्थ्य है तो सब है। फिर स्वास्थ्य के बाद में शिक्षा, है ना, फिर शिक्षा के बाद में रोजगार। रोजगार भी जरूरी है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है ना। आपने तो इतनी सारी स्टोरी सुन रखी हैं, जैसे लिच्छत पापड़ की जो लेडी थी, उसको उसकी सास ने कुछ भी नहीं सिखाया था, बस पापड़ बनाना सिखाया था उसको, है ना। उसकी सास शांत हो गई और परिवार में मुश्किलें बढ़ गई, तो उसने पापड़ बनाने की जो कंपनी डाली थी, उससे उसने बहुत पैसा कमाया। तो ऐसा नहीं है, कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है, सब में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, कोई ना कोई प्रतिभा दी है। बिना टैलेंट प्रतिभा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता है, कुछ ना कुछ दे के भेजता है। पर कोई पहचानता है कि मेरे अंदर क्या खास है, और कोई नहीं पहचान पाता कभी, है ना। तो आप सभी किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली को, सोसाइटी को। फैमिली को भी कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। आज बच्चे पढ़ाई करते हैं क्योंकि माँ उनका ध्यान रखती है,
तो वो नीट क्रैक कर रहे हैं, वो आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यदि मदर आपको टाइम पे खाना बना के खिला रही है तब आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, है ना, आपका ध्यान रख रही है। नहीं तो आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप पढ़ाई कब करोगे? ऐसा नहीं है। तो समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और हमें सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए, और हमें भी उस मुख्य धारा में शामिल होके अपने कंट्रीब्यूशन से हमें अपना खुद खुद का भी विकास करना है, स्वयं का विकास, और हमें हमारी फैमिली का विकास करना है, हमारे बच्चों का, फिर हमें सोसाइटी का करना है, और ऐसे ही हमें पूरे देश का विकास इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट। ठीक है, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर विराम देते हैं। सो तो नहीं गया कोई? नहीं सर, थैंक हाँ, यू सर। चल चलिए ठीक है ना, आप लोग अब थोड़ा रेस्ट कीजिए, लंच नहीं किया हो तो लंच कर लीजिए। कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।